अक्सर जब हम किसी प्राचीन समाज के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? पर आज हम एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने वाले हैं। हम करीब 3000 साल पुराने यजुर्वैदिक समाज को समझेंगे, उनकी नौकरियों की लिस्ट से। जी हाँ, उनके प्रोफेशन से। तो चलिए देखते हैं कि ये लिस्ट हमें क्या कहानी सुनाती है। तो जरा सोचिए, आज से 3000 साल पहले एक हेल्प वांटेड का इश्तिहार कैसा दिखता होगा, है ना? मजेदार सवाल। पर ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है, ये हमें सीधे आज के हमारे विषय के दिल में ले जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते क्या हैं, उनका काम धंधा क्या है। और यजुर्वेद हमें ठीक यही नजरिया देता है, उस दौर के व्यवसायों की एक ऐसी लिस्ट जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम बिल्कुल नींव से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उस समाज की एक एक परत को खोलते जाएंगे। तो जाहिर है, किसी भी सभ्यता की कहानी जमीन से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले चलिए उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस पूरे समाज की नींव थे, जो सबका पेट भरते थे। ये जो लिस्ट है ना, ये उस समाज की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, सबसे पहले कीनाश यानी हल चलाने वाला, और वप मतलब बीज बोने वाला। ये तो हो गए अन्नदाता। फिर आते हैं पशुओं को पालने वाले, जैसे गोपाल गायों के लिए, अविपाल भेड़ों के लिए। और मजे की बात देखिए, हाथियों और घोड़ों के लिए भी अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, हस्तिप और अश्वप। और हाँ, सुराकार का नाम भी है, यानी शराब बनाने वाला। इससे पता चलता है कि वो समाज सिर्फ जरूरतें ही नहीं बल्कि अपने शौक भी पूरे कर रहा था। सब कुछ खेतीबाड़ी और पशुओं पर ही टिका था। तो एक बार जब खाने पीने का इंतजाम हो जाता है तो समाज आगे बढ़ता है स्पेशलाइजेशन की तरफ। तो चलिए अब उन कारीगरों से मिलते हैं जिनके हुनरमंद हाथों ने यजुर्वेदिक दुनिया को गढ़ा था। जरा यहाँ कारीगरी का लेवल देखिए। ये सिर्फ लोहार नहीं थे, काम का बंटवारा देखिए। अयस्ताप लोहा गलाता था और करमार उससे औजार बनाता था। हिरण्यकार सोने का काम करता था, और हथियारों का तो मामला ही अलग था, जैसे कोई पूरी असेंबली लाइन हो। इशुकार तीर बनाएगा, धनुषकार धनुष बनाएगा और जाकार उसकी डोरी बनाएगा। सोचिए कितना व्यवस्थित रहा होगा वो समाज। और साथ में रथकार यानी रथ बनाने वाले, और तक्ष यानी बढ़ई तो थे ही। और कारीगरी का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस दौर की अपनी एक तरह की फैशन इंडस्ट्री थी। मणिकार था जो गहने और मनके बनाता था, रजायत्री कपड़े रंगने वाली महिला, पेशेसकारी कढ़ाई करने वाली, और जरा सोचिए एक मानसकृत भी था, आज की भाषा में कहें तो एक डिजाइनर। ये सब यही बताता है कि वो समाज कितना विकसित और कला प्रेमी था। और अब ये एक पेशा, ये तो वाकई हैरान कर देने वाला है। अंजनी निकारी यानी सौंदर्य प्रसाधन, या कह लीजिए कॉस्मेटिक्स बनाने वाली। इसका मतलब एकदम साफ है, जिंदगी सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद नहीं थी। लोगों के पास खूबसूरती, कला और खुद को संवारने के लिए वक्त भी था और साधन भी। तो ठीक है, हमारे पास अनाज उगाने वाले भी हैं और सामान बनाने वाले भी। अब जरूरत है उन लोगों की जो इस सारे सामान को बाजार तक पहुंचाएं। तो चलिए अब मिलते हैं उस दौर की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोगों से। ये जो 3 नाम है ना, ये मिलकर उस दौर की पूरी सप्लाई चेन बनाते थे। वाणिज्य था व्यापारी, जो सामान खरीदता और बेचता था। दाश यानी नाविक, जो नदियों के रास्ते माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। और फिर था भागदुग यानी वितरक, जो ये पक्का करता था कि माल सही लोगों तक पहुंच जाए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। आज जो बनिया शब्द इस्तेमाल होता है, उसकी जड़ें सीधे यजुर्वेद के इसी वाणिज्य शब्द में है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना जिंदा है और हमारी भाषा कैसे हजारों सालों की कहानियों को अपने अंदर समेटे रखती है। लेकिन कोई भी समाज सिर्फ हाथ से काम करने वालों से तो नहीं बनता है ना, उसे चलाने के लिए दिमाग की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस दौर के नॉलेज वर्कर्स या वाइट कॉलर जॉब्स पर। ये लिस्ट देखकर पता चलता है कि उस समाज में ज्ञान की कितनी ज्यादा अहमियत थी। नक्षत्रदर्श था, यानी एस्ट्रोनॉमर, जो तारों की चाल पढ़ता था।
गणक यानी अकाउंटेंट, जो सारा हिसाब किताब रखता था। किसी मामले में सलाह चाहिए तो प्रश्न विभाग था, और अगर तबीयत खराब हो जाए तो भिषक यानी डॉक्टर। मतलब ज्ञान हर क्षेत्र में बहुत जरूरी था। और अब एक ऐसा पेशा जो शायद सबको हैरान कर देगा, अधिकल्पन। इसका मतलब है जुआ प्रबंधक, या कह लीजिए गैम्बलिंग मैनेजर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये हुआ कि संगठित मनोरंजन और खेल कूद समाज का इतना अहम हिस्सा बन चुके थे कि उन्हें मैनेज करने के लिए खास व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी थी। और आखिर में किसी भी इतने बड़े और संगठित समाज को चलाने के लिए व्यवस्था और सुरक्षा की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो चलिए अब अपनी आखिरी श्रेणी के व्यवसायों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हमें सुरक्षा के कई स्तर दिखाई देते हैं। घर की सुरक्षा के लिए गृहप और छतरी थे। पूरे गांव का जिम्मा ग्रामण्य यानी मुखिया पर था। और सुरक्षा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं थी, वनप जंगलों की रखवाली करता था। और सबसे दिलचस्प दावप का जिक्र है, यानी फॉरेस्ट फायर गार्ड। इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग अपने पर्यावरण को लेकर कितने सचेत थे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जब हम इन सारे पेशों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। ये कोई साधारण आदिम समाज नहीं था। ये एक जटिल, कई परतों वाला और बेहद संगठित समाज था, जिसमें हर किसी की एक खास भूमिका तय थी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाके छोड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम यजुर्वेद के इस लिस्ट से उस समाज को समझ रहे हैं, जरा सोचिए 3000 साल बाद जब कोई हमारे जॉब टाइटल्स को देखेगा, जैसे क्लाउड आर्किटेक्ट या इन्फ्लुएंसर, तो वो हमारे समाज के बारे में क्या सोचेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।